नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। हम लेकर आए हैं देश की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बंगाल में पीएम मोदी की चुनावी हुकार, ममता दीदी पर किया वार, बोले खेला करने वालों के साथ हो गया खेला, आधे चुनाव में ही टीएमसी पूरी साफ। ममता पर हार का ठीकरा फोड़ने के लिए प्रशांत किशोर तैयार, कहा नतीजों के लिए राजनीतिक दल खुद होते हैं जिम्मेदार। एनआरसी को लेकर अमित शाह ने टीएमसी पर किया वार, बोले गोरखा समुदाय पर नहीं पड़ेगा एनआरसी का कोई असर, झूठ फैला रही टीएमसी। पुली गैंग की एक और नई करतूत का खुलासा, अब टीआरपी घोटाले से जुड़े वाजे के तार गिरफ्तारी का डर दिखाकर बाद के अधिकारियों से वसूले थे 30 लाख रुपए। और देश में कोरोना संकट पर सियासत, केजरीवाल ने दिल्ली में दिखाई बेड की कमी तो ठाकरे ने वैक्सीन पर उठाए सवाल, 24 घंटे में आए 1,68,000 के पार नए केस। सबसे पहले बात करेंगे बंगाल के सियासी संग्राम की। पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को 45 सीटों पर 5वें चरण का मतदान होगा। मतदान से पहले सियासी पार्टियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने बर्धमान में चुनावी हुकार भरी और ममता दीदी पर जमकर वार किया। पीएम मोदी ने कहा कि जनता ने 4 चरण के चुनाव में दीदी के प्लान को फेल कर दिया है, अब उनकी पारी खत्म हो चुकी है, बीजेपी की सेंचुरी हो गई है, खेला करने वालों के साथ ही खेला हो गया है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी की बात में कितना दम है? देखिए, ये जो अचानक से बीजेपी का पूरा चुनाव अभियान एग्रेसिव सा नजर आ रहा है, क्योंकि वो 2 दिन पहले बीच में जब चौथे फेज की वोटिंग होने के बाद 4 फेजेस के लिए क्या रणनीति बने उस पर गहन चिंतन हुई, और उसमें जो पार्टी के पास फीडबैक आया है उसमें इन लोगों को लग रहा है कि ये लोग 100 के आसपास सीटें ऑलरेडी जीत चुके हैं। अच्छा, ये जो फीडबैक है इसको भी समझ लीजिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास उस तरह के फीडबैक होते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ उस तरह की एजेंसियां होती हैं जो एग्जिट पोल वगैरह करती हैं। टेलीविज़न पे तो इलेक्शन कमीशन की कानून की वजह से ये लास्ट डे जब पोलिंग होती है उसके बाद वो एग्जिट पोल दिखाया जाता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास वो सारी रिपोर्टें पहले से आ जाती हैं, और इसलिए जो बीजेपी का जो नया तेवर आया है उस इंटरनल रिपोर्ट की वजह से आया है। और अब इन लोगों को लग रहा है कि दे आर हेडिंग टुवर्ड्स अ हिस्टोरिक विन। और इसमें जो दूसरी बातें, जो जिस तरह का अटैक प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, आज से 4 दिन पहले हम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से टीएमसी के लीडर शेड्यूल कास्ट को गालियां दे रहे हैं, दलितों को भिखारी बता रहे हैं, और जिस तरह का अपमान बाकायदा टीएमसी के लीडर के द्वारा हुआ गया, तो एक स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं, कोई छोटा सा कोई लीडर के मुंह से वो बात निकल जाए, लेकिन वो अगर मुद्दा बन जाता है तो ऐसे में बड़े लीडर्स का दायित्व क्या होता है कि वो आप पब्लिकली उस बयान को डांटे डपटे, कहें कि भाई वो पार्टी का पोजीशन नहीं है। ममता बनर्जी की तरफ से कोई भी इस तरह का बयान नहीं आया, इसलिए बीजेपी ने इसे पूरी तरीके से पकड़ लिया कि टीएमसी दलित विरोधी है, टीएमसी राजवंशी विरोधी है, टीएमसी मतुआ विरोधी है, और ये फैक्टर्स ऐसे काम करने वाले हैं अगले 4 फेजेस में कि जिसमें बीजेपी को काफ़ी फायदा होता नजर आएगा। और इसलिए जो प्रधानमंत्री मोदी का कैंपेन है या फिर अमित शाह का जो कैंपेन है वो फिर से रिवैम्प किया गया है, और भी पूरी ताकत जो ये लोग चुनाव में झोंक रहे हैं। अगली खबर भी बंगाल से है। बंगाल में नतीजों से पहले ही जीत हार पर
रार छिड़ गई है। ममता को बंगाल में जिताने पहुंचे प्रशांत किशोर ने दीदी की हार और मोदी की जीत तय कर दी है। अब प्रशांत किशोर हार का ठीकरा भी ममता दीदी पर ही फोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ऑडियो लीक होने के बाद अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि राजनीतिक दल अपनी आंतरिक मजबूती, नेतृत्व और अपने द्वारा किए और ना किए गए कामों के कारण हारते और जीतते हैं। डॉक्टर साहब, जब सारी जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस की ही है तो फिर पीके की जरूरत क्या है? देखिए, ये लोग फ्रॉड लोग होते हैं। ये जो इलेक्शन में ये तमाशा करते हैं, मैं शुरू से इस बात को, मुझे पसंद नहीं है कि इस तरह की एजेंसियां डेमोक्रेसी में काम करें या एग्जिस्ट भी करें, क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज के चरित्र को ही खराब कर देते हैं। भाई, जो जिंदगी भर पॉलिटिकल पार्टी का जो कार्यकर्ता जो जिंदगी भर अपनी पूरी जवानी झोंक देता है पार्टी में, उसका फिर क्या मतलब है? ये बीमारी पैसे देकर के कार्यकर्ता खड़ा करना, ये तो अरविंद केजरीवाल ने बकायदा इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। आम आदमी पार्टी पैसे देकर के कार्यकर्ता, सोशल मीडिया पे जो वॉरियर क्रिएट करने वाला, ये सबसे पहला काम ये केजरीवाल ने शुरू किया। और इस तरह के लोग कि जो एजेंसी बना करके चुनाव लड़ने और लड़ाने का काम करवाते हैं, उसको बीजेपी ने प्रोत्साहन दिया। ये सबसे पहले बीजेपी ने ही इसको तो हायर किया था। अब क्या है कि ये लोग फ्रॉड लोग होते हैं। अब मैं क्यों फ्रॉड कह रहा हूं? क्योंकि एक तो लीक हो गया, उसमें वो क्या कह रहा है, वो ये तमाम ये जो लुटियन गैंग के थर्ड ग्रेड के पैदलगामी जो प्रोपेगेंडिस्ट सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, उनको ये बता रहा था कि हार के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कि मतवा टीएमसी के साथ नहीं है, तो दलित टीएमसी के साथ नहीं है, तो हिंदी भाषी टीएमसी के साथ नहीं है, इसमें हिंदू पोलराइज हो गया है। भाई, तुम्हारे साथ है कौन? तुम 500 करोड़ रुपए किस बात के लिए तुमने? और ये बातें वो बता रहा था। और अब जो नया बवाल मचा वो राजदीप सरदेसाई, और मैं आपको बता दूं, ये लुटियन गैंग ऐसे ही ऐसे कलाकारों को महान बना करके पेश करती है कि भाई बिहार में इसने एक चुनाव मोदी के खिलाफ क्या जीत लिया, और बड़े बड़े आर्टिकल्स लोगों ने लिखने डालना शुरू कर दिए कि तो बहुत बड़ा दिमाग है और 500 करोड़ रुपए सब जगह से ऐंठ रहा है। अब राजदीप सरदेसाई ने पूछा कि भाई आप चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हो, क्या? तो उसने कहा कि भाई देखिए, चुनाव हार जीत तो पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रेंथ, उसकी नीति, उसकी विचारधारा, उसका नेता, उससे तय होता है। तो वाजिब सा सवाल है भाई, तुम्हारा फिर क्या काम है? तो उसने पूछा, क्या हारी हुई बाजी या चुनाव को तुम पूरा टर्न अराउंड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? उसने कहा ये तो नहीं कर सकते, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो भाई 500 करोड़ रुपए किस बात के लिए लिए हो? इतने रुपए तो टीएमसी अपने कार्यकर्ताओं में बांट दी होती, 200 से ऊपर सीट ले आई होती। कार्यकर्ता नाराज है टीएमसी का। एक तो बदतमीजी ये लोग अलग कर रहे हैं, पार्टी तोड़वा दी वो अलग, कार्यकर्ता नाराज हो गया वो अलग, और 500 करोड़ रुपए लेकर के भी चला गया, और चुनाव के बीच में वो कह रहा है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तो भाई ऐसे ऐसे लोगों का क्या किया जाए? दरअसल ये इस तरह का जो फ्रॉडगिरी करने वाले जो मार्केटिंग, माने डेमोक्रेसी को आपने मार्केटिंग का एक जरिया बना लिया, तो ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है। और इस तरह के तमाम लोग एक्सपोज होने चाहिए। और देखना तो ये है कि चुनाव के नतीजों के बाद ये अपना आईपैक बंद करता है या नहीं करता है। जी, और अब बात करते हैं एनआरसी की। बंगाल में गुमराह गैंग ने एनआरसी को लेकर गोरखा समुदाय को गुमराह करना शुरू कर दिया है। इस बीच बंगाल में अमित शाह ने एनआरसी पर झूठी अफवाह फैला रही टीएमसी को करारा जवाब दिया और कहा कि एनआरसी को लेकर टीएमसी झूठ फैला रही है। एनआरसी का असर गोरखा समुदाय पर नहीं पड़ेगा। अगर एनआरसी आया तो भी इससे गोरखा समुदाय बाहर नहीं होगा। डॉक्टर साहब, गोरखा समुदाय किसकी सुनेगा, अमित शाह की या फिर ममता की? देखिए, ये एनआरसी जो है, ये उसको कहते हैं कि डबल ब्लेड सोर्ड जिसको कहते हैं, दो धारी तलवार। ये जो दो धारी तलवार ऐसी है कि ममता बनर्जी तो एक तो मुसलमानों के वोट के लिए एनआरसी के खिलाफ थी। ये ममता बनर्जी ये कम
होशियार लीडर नहीं है। जब मुसलमान टीएमसी को वोट नहीं देते थे, जब वामपंथियों को वोट दिया करते थे, कांग्रेस पार्टी को दिया करते थे, यही ड्रामा क्वीन ममता बनर्जी रोती थी, आंख से आंसू निकलते थे, पार्लियामेंट के अंदर ये कागज मेरा फेंकती थी। समाजवादी पार्टी, जो बाकी जो सेक्युलर पार्टियां हैं, मुसलमानों के वोट के ऊपर जिंदा रहने वाली, जो घुसपैठियों के मुद्दे के ऊपर हमेशा बांग्लादेशियों के साथ खड़ी हो जाती है रोहिंग्या को बचाने के लिए, जैसे अभी ममता बनर्जी कर रही है, क्योंकि वोट मिल रहे हैं। तो ये तो समाजवादी पार्टी के एमपी के पेट में घूंसा भी मार चुकी है, मारपीट करती थी लोकसभा के अंदर, और ये चिल्ला चिल्ला के कहती थी कि भाई बंगाल को बर्बाद हो जाएगा, ये मुसलमान आ गया है, बांग्लादेशी आ गए हैं, सारे लोग आ गए, इनको बाहर करो, और ये इसका डिमांड हुआ करता था। आज वो पूरा परिदृश्य जो है वो बदल गया है। तो गोरखा तो पिछली बार बीजेपी के साथ था, ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ ही वहाँ पे वो लोग रहते हैं, लेकिन इस बार टीएमसी के साथ उनका गठबंधन है उस पार्टी का। हालांकि वो सब भी डिस्क्रेडिटेड हो चुके हैं, लेकिन एक समर्थन बेस जो है नॉर्थ बंगाल में ज़रूर है। तो अब ये गोरखा लोगों को इस बात को लेकर के डराया धमकाया जा रहा है कि भाई एनआरसी लागू हो गया तो तुम लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, कि जैसे वो नेपाल के हों। तो गृह मंत्री ने आज क्लियर कर दिया कि भाई एक गोरखा के ऊपर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, ये एनआरसी को लेकर के मैं तो बंगाल में ही था, कई सारे मुस्लिम्स वो ऐसे मिले जिन्होंने साफ साफ कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या की वजह से जो बंगाल के रहने वाले ओरिजिनल मुसलमान हैं उनको भी लोग शक की निगाहों से देख रहे हैं। एक घुसपैठिया तो बाहर से जो आया है उसको तो बाहर जाना ही चाहिए। लेकिन ये राजनीति है। ममता बनर्जी पहले क्या कहती थी, अभी क्या कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने रुख को क्लियर कर दिया है कि चुनाव के बाद घुसपैठियों को भगाया जाएगा, और ये काम सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। तो ये इसका पूरा मसला है जी। अब बात वसूली ज्ञान की करेंगे। वाजे की करतूतों पर रोज नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब टीआरपी घोटाले में ईडी की जांच से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब पता चला है कि वाजे ने बाद के अधिकारियों से 30 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। वाजे ने ये रिश्वत गिरफ्तारी का डर दिखाकर ली थी। बता दें कि वाजे की टीआरपी घोटाले की जांच कर रहा था। वहीं एनआईए की गिरफ्त में आए रियाज काजी ने भी वाजे के राज खोले हैं, और रियाज काजी को निलंबित भी कर दिया गया। डॉक्टर साहब, इस वाजे के कितने और राज हैं जो कि अभी खुलने बाकी है? देखिए, ये सचिन वाजे ये सरकार का आदमी था जी। ये वहां जो अघाड़ी सरकार है उसका ये हिटमैन था जी। अब आप देखिए, आज याद कीजिए नवाब मलिक का वो स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें नवाब मलिक ये कह रहा था कि ये टीआरपी घोटाले में तो अर्नब गोस्वामी को ऐसी स्थिति पे लाके हम लोग खड़ा कर देंगे कि उसको सुसाइड करना पड़ जाएगा, वो किसी काम का नहीं बचेगा, किसी लायक नहीं बचेगा। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है उद्धव ठाकरे का एक पावरफुल मंत्री, ऐसा मंत्री जिसके इशारे पे पूरा महाराष्ट्र की पुलिस नाचती है, हिंदुओं को परेशान करती है। वो मलिक के नाम पे ये स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। अब इस डॉट को आप जोड़िए कि सचिन वाजे को लगाया गया, किसने लगाया गया? भाई इसको तबाह बर्बाद कर दो, कैसा कर दो कि रिपब्लिक चैनल जो है वो बंद हो जाए। फर्जी केस आपने क्रिएट किया, किसके आधार पे किया, किसकी हिमाकत पे किया, किसने आपको ये हिम्मत दे दी कि मीडिया वालों के खिलाफ आप झूठे केस लगा दे? तो सरकार, अरे कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, तो सरकार के कहने पे इन्होंने ये किया। और इसके लपेट में जितने लोग आए, सबसे चंदा वसूली चालू, वसूली ये काम, ये सब सरकार चला रहे हैं। ये गुंडागर्दी है, ये वसूली का काम करने के लिए मंत्री बने हुए हैं, और अपने अपने गुंडे को खाकी कपड़े पहना करके आप अपने गुंडों को भेज रहे हो हर जगह से पैसा वसूली करने के लिए। क्योंकि ये अब ईडी ने इस बात को साबित कर दिया कि बार के अधिकारियों को ये साफ साफ, ये जो गुंडा था खाकी वर्दी में सचिन वाजे, इसने साफ साफ कह दिया कि अगर हैरासमेंट से बचना है, टॉर्चर से बचना है,
गिरफ्तारी से बचना है, 30 लाख रुपए दो, 30 लाख रुपए उसने दे दिए। कैसे दिए? तो वो भी उसका पूरा ट्रेल निकल आया कि फर्जी कंपनी एक बना करके उसमें पैसा डाला गया, उससे पैसे निकाले गए, फिर हवाला के नाम से। आप देखिए ये सब किसकी वजह से हो रहा है। अब मुख्यमंत्री चुप हैं, तो उनके चुप रहने से क्या उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगेगा? अरे भाई, सरकार आपके नाम से चल रही है और आपका लाडला, आपका चहेता, आपका सबसे ऑनेस्ट और कैपेबल अधिकारी इस तरह के धंधेबाजी में लगा हुआ है, तो ये क्यों नहीं माना जाए कि ये सरकार के इशारे पे, उसकी वजह से ये उगाही का काम बंबई में चल रहा था। जी, अगली खबर में बात करेंगे कोरोना की। देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक एक दिन में रिकॉर्ड 1,68,000 के पार लोग संक्रमित हो रहे हैं, जबकि मौत के आंकड़ों ने भी डरा दिया है। 24 घंटे में 904 मरीजों की मौत हुई है। वहीं सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र और दिल्ली में है। महाराष्ट्र में 60,000 नए केसेस और दिल्ली में 10,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। दोनों ही राज्यों की सरकारें एहतियात और सख्ती बरतने के बजाय या तो वैक्सीन का रोना रो रही है या फिर लोगों को लॉकडाउन लगाने की धमकियां दे रही है। अब तो केजरीवाल ने दिल्ली में बेड की कमी का रोना भी शुरू कर दिया है। डॉक्टर साहब, ये लोग ऐसे ही रोना ही रोते रहेंगे या फिर कुछ करेंगे लोग? देखिए, ये लोग से कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि अपनी जान आपके हाथ में है। ये जो गली चौराहे मोहल्ले की राजनीति करने वाले लोगों को आपने सिर पे बिठाया है, उसकी सजा तो हमें भुगतनी पड़ेगी। लोगों की तो जान जाएगी, और वो इसलिए जाएगी क्योंकि लोग मर रहे हैं और इनको राजनीति से फुर्सत नहीं है। केजरीवाल सारे टेलीविजन चैनलों को ऐड दे दिया है। अब देखिए, आप कोई भी चैनल खोलिए, वो नजर आ रहा है। इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज हो रहे हैं। अरे भाई, लोगों की जान बचाना जरूरी है कि 10 टेलीविजन चैनलों को इंटरव्यू देना जरूरी है? अब आप देखिए, एक चैनल पे इंटरव्यू देने का मतलब है 1 घंटे की बर्बादी। 10 चैनल पे आप इंटरव्यू दे रहे हो, 10 घंटा तो आप दिन का इसी में खा जा रहे हो। ये तमाशा चल रहा है इन लोगों का। साल भर से क्या कर रहे थे? अभी बेड का रोना रो रहे हो? साल भर से कहां सोए हुए थे? ऐड बनाने में समय जा रहा था। बताइए, स्कूल का हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, हॉस्पिटल का क्यों नहीं दिखाते? अभी कुछ दिन पहले ऐड चल रहा था कि हॉस्पिटल हमने एकदम बिल्कुल प्राइवेट जैसा हॉस्पिटल कर दिया है, सिर्फ टेलीविजन पे ऐड दिखाने के लिए। जनता के पैसे का इस्तेमाल नेशनल टेलीविजन चैनल के ऊपर ऐड चलाने के लिए इन लोग इस्तेमाल करेंगे, और वो भी नेशनल चैनल पे। क्यों? ताकि पूरे देश भर में ये जाना जाए कि भाई केजरीवाल बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है। और जब अब संख्या बढ़ रही है तो देखिए रोना चालू। मतलब साल भर से तुम्हारी काहली की वजह से दिल्ली में बेड्स नहीं बन। क्या सोच के आपने बेड नहीं बनाया था पहले कि कोरोना चला गया, कोरोना खत्म, और टेलीविजन पे आ रहे हो बेशरम की तरह ये कह रहे हो कि भाई हम तो कह रहे हैं कि भाई उसमें नियम ढीला किया जाए, उसमें ये किया जाए। क्या किया जाए? खुला खेल फरोखाबादी कर दिया जाए, सारे लोगों को फ्री कर दो, सारे लोगों को फ्री कर दो कि जिसको जो मन आए जहां से कोरोना का वैक्सीन लगाए और उसको ब्लैक मार्केटिंग चालू कर दो। यही धंधेबाजी में लगे हुए हो ना सारे लोग। एक किताब है, उसको पढ़िए आप लोग, वाई एवरीवन लव्स अ गुड ड्रॉट। पी साइनाथ ने एक किताब लिखी थी बहुत समय पहले कि जितने ये जो इस तरह के लोग होते हैं, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, डीएम हो, एसपी हो, वो सब होड़ लगाए रखते हैं कि भाई मेरे डिस्ट्रिक्ट को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाए, बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिया जाए, आपदाग्रस्त घोषित कर दिया जाए, ताकि माल आए और ये गिद्धों की तरह नोचे। यही धंधा चल रहा है। कोई नई बात हो तो बात समझ में आती है। भाई साल भर से तुमने क्या किया? उद्धव ठाकरे को क्या लगा कोरोना खत्म हो गया? भाई सबसे ज्यादा आपके पास कोरोना तो 5 लाख जो कोरोना के जो वैक्सीन वो एक्सपायरी डेट क्यों पहुंच गया? क्यों बर्बाद हुए? 5 लाख लोगों को वो डोज दिया जा सकता था। वो 5 लाख लोगों का जो कोरोना वाला वो आपने क्यों नहीं लगवाया? इसके कोई जिम्मेदारी है? तो इस देश में तो जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है। कभी कोई पकड़ा भी जाता है तो छोटे मोटे लोग प्यादे पकड़े जाएंगे।
भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल रख सकते हो? नहीं कर सकते। कोई मंत्री अकाउंटेबल होता है? नहीं होता है। मुख्यमंत्री अकाउंटेबल होता है? नहीं होता। भाषणबाजी करेंगे ये और टेलीविजन चैनल पे ऐड दे देंगे, मामला खत्म। कोई मीडिया वाला कोई इसके खिलाफ जो है एक शब्द नहीं बोलेगा। तो यही स्थिति है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।